चलिए लेट्स गो। सो हमने इसके पहले के सेशन में ऑलरेडी ये चैप्टर को काफी हद तक कंप्लीट कर दिया है। बचे कुछ दो तीन प्रोविजन है, आइए जल्दी से इसको फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देखने वाले कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने ये लेक्चर ओपन कर लिया होगा, बट आपका पहले का लेक्चर जो है वो देखना बाकी होगा। तो पहले के लेक्चर को पहले कंप्लीट कर लीजिए, करीबन 1.5 पौने 2 घंटे का वो लेक्चर हुआ है, और बचे कुछ 20-25 मिनट मैं इसमें कवर कर रहा हूँ अलग से, तो इसको आप बाद में चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान देना। हमने बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। कोई भी चीज को इंजीनियर करना मतलब उस चीज को बनाना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनाना, डिजाइनिंग करना, हर चीज करना। तो आपने कोई चीज इंजीनियर कर ली आपके हिसाब से, अब वो चीज काम नहीं कर रही है, वो चीज रिजल्ट नहीं दे रही है, तो आप क्या करेंगे? अब रिजल्ट चाहिए तो रिजल्ट के लिए आपको उस प्रोसेस को चेंज करना पड़ेगा, बट उसमें चेंजेस इतने सारे हैं कि वो फंडामेंटली उसका जो बेसिक आइडिया है वही चेंज हो रहा है। तो मुझे पूरा प्रोसेस सब कुछ स्टार्टिंग टू एंडिंग सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मैं उसको बोलता हूं वो पूरा प्रोसेस को मैं री इंजीनियर कर रहा हूं। री इंजीनियर करना मतलब क्या करना? स्टार्ट टू एंड सब कुछ, पूरी फंडामेंटल बेसिक जो चीज है स्टार्टिंग से सब कुछ चेंज करना। जिस बेसिस पे आपने प्रोसेस बनाया था वो बेसिस को तक चेंज कर देना। दिस इज रेफर्ड टू एज बीपीआर और बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, ठीक है। सो बेसिकली यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? फंडामेंटल रीथिंकिंग कर रहा हूं, जिससे ड्रास्टिकली सब कुछ जो भी हो रहा है वो चेंज होने वाला है, ठीक है। वो पूरी चीज चेंज होने वाली है। ये यूजुअली होता है मैनेजमेंट के लेवल पे, और इसके अंदर में जब मैं बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियर करता हूं उसमें ना कुछ फैक्टर्स आते हैं जो आपके सामने जैसे आपको दिख रहे हैं। पहले तो मैंने ये चेक करना है कि मेरा विजन, मेरे ऑब्जेक्टिव्स कितने चेंज हुए हैं, उसके हिसाब से फंडामेंटल्स तो वहीं से आते हैं। मेरा विजन ही चेंज हो गया तो सब कुछ चेंज करना पड़ेगा ना यार। तो बेसिक चीजें आती है फंडामेंटल जो है विजन से। उसके बाद अंडरस्टैंड एग्जिस्टिंग प्रोसेस। तो देखो पहले विजन को समझो, विजन के हिसाब से सब चेंज करना है क्या, या विजन ही चेंज हुआ है तो नए विजन को पहले समझो, उसके हिसाब से मिशन ऑब्जेक्टिव गोल्स बनाओ। एग्जिस्टिंग जो चीजें हैं उसको समझ लो। एग्जिस्टिंग समझने के बाद आपको एग्जिस्टिंग में 10 चीजें हो सकती है, 10 में से कितनी चीजें चेंज करनी है उसको आइडेंटिफाई करो। उसके बाद चेंज लेवर्स, मतलब ऐसा क्या चेंज कर दोगे जिससे आपको जो चेंज लाना है वो हो जाएगा, उसको आइडेंटिफाई करो। मतलब जो चेंज ब्रिंगर्स है बेसिकली बोल सकता है। इंप्लीमेंट करना चालू करो नया प्रोसेस। अच्छा अब ये इंप्लीमेंटेशन है ना, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क है। पूछो क्यों? इंप्लीमेंटेशन जब आप करते हो तो आप ड्रास्टिकली सब कुछ बंद करके सब कुछ नया नहीं कर सकते। मतलब ये भी एक तरीका हो सकता है, बट इसके अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। तो आइडियली क्या करते हैं लोग? पैरेलल चलाते हैं, ये वाली चीज भी चलेंगी साथ में ये वाली चीज भी चलेंगी, दोनों भी चीजें चलेंगी। तो पैरेलल चीजें जो होती है दैट इज वन पार्ट। ऐसे ही सर्कुलर एक ओरिएंटेशन होता है, तो बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स है, तो जो भी हो सकता है। उसके बाद मेक न्यू प्रोसेसेस ऑपरेशनल। तो ये क्या बात हुई? इंप्लीमेंट कर दिया मतलब ऑपरेशनल कर दिया ना? नहीं नहीं, इंप्लीमेंट करना मतलब टू पुट दी थिंग्स इन प्लेस। वो जो हमने खांचा बनाया था ना स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो खांचे में वो चीज को डाल दिया हमने, बस। अब डाल दिया इसका मतलब वो चालू हो गया का काम करना? नहीं, इट विल नॉट स्टार्ट गिविंग यू द रिजल्ट्स। उसके लिए उसको ऑपरेशनल करना पड़ेगा, उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो आपने खांचे में डाल दिया, खांचा बना के अब उसको एक्टिवेट करो, उसको काम करने पे लगाओ। उसके बाद काम कर रहा है या नहीं समझना पड़ेगा, उसको बोलेंगे इवैल्यूएशन। और उसके बाद कंटिन्यूअस उसमें इंप्रूवमेंट करते जाना है। अच्छा बीपीआर करने के बाद ऐसा हो सकता है वापस से और एक बीपीआर की जरूरत पड़ रही है, क्यों? जो आपने बीपीआर किया इसमें भी गलतियां हो गई, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। सो बेसिकली हम क्या करते हैं? फंडामेंटली सब कुछ चेंज कर रहे हैं, पूरा प्रोसेस रीडिजाइन कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और पूरा चेंज ला रहे हैं, उस चेंज को हम मैनेज कर रहे हैं। और ये सब में क्या हो रहा है? बेसिकली यू आर चेंजिंग फंडामेंटली। आप फंडामेंटली ही पूरी ऑर्गेनाइजेशन की चेंजेस ला दे रहे हो। एक बार इसको चेक करिए। जो लोग लाइव में देख रहे हो इस पोजीशन पे पहुंच चुके हो, मुझे बताना यहां तक ये कॉन्सेप्ट का बेसिस आपको समझा क्या?
चलो आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यूजुअली इसके ऊपर 3 से 5 मार्क का शॉर्ट नोट एक्सपेक्टेड है और वो पूछा जाता है। आगे बढ़ रहा हूं मैं, ध्यान देना। अब बीपीआर जो है ना, बीपीआर तो मैंने आपको समझा दिया, जो बेसिक चीजें थी जो आपके मॉड्यूल में भी दिया हुआ है। अब बीपीआर का प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल को समझिएगा। ये कीवर्ड्स एज इट इज लिखने एग्जाम में, थोड़ा भी इधर का उधर नहीं करना है, ठीक है, थोड़ा भी इधर का उधर नहीं करना है। हाँ रजा जी, री बीपीआर हो सकता है ना, मैंने आपको बताया ना अभी, पूरा री इंजीनियर करने के बाद वापस से री इंजीनियर कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पे गड़बड़ हो गई थोड़ी सी, तो पॉसिबल है, ठीक है। BPR is achieving dramatic performance improvements through radical change in organization, re-architecting to business and business processes। देखिए कुछ चीजें, ड्रामेटिक इंप्रूवमेंट एज इट इज चाहिए, रेडिकल चेंज मतलब एक बड़ा वाला बहुत बड़ा चेंज जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और इमीडिएट है, एंड री आर्किटेक्टिंग मतलब सब कुछ वापस से आर्किटेक्चर करना। ये 3 वर्ड्स एज इट इज आपके पास आपके आंसर में होने जरूरी है, राइट। आगे अगर आप पढ़ोगे तो हर टास्क को, हर स्किल को, हर एक्टिविटी को, हर इवेंट को कंसीडर करना है, हर बिहेवियर को, हर डिवाइस को, हर इंपैक्ट, हर इन्फ्लुएंस, हर कंसिडरेशन, हर मॉडल, हर मेथड, सभी चीजों को कंसीडर करना है और उसी के बाद आपको ये चीजें करनी है, ठीक है। अब यहां ध्यान देना, री इंजीनियरिंग के 3 Rs, रीडिजाइन, रीटूल, रीऑर्केस्ट्रेट। मतलब क्या है सर, रीडिजाइन करना। रीडिजाइन क्यों करेंगे हम, हमें पूरा प्रोसेस रीडिजाइन करना है, समझा हमने क्यों करेंगे रीडिजाइन, बिकॉज मुझे चीजों को सिंप्लीफाई करना है, मुझे चीजों को स्टैंडर्डाइज करना है, मुझे मेरे प्रोसेसेस को एम्पावर करना है, ढकेलना है आगे, मुझे एम्प्लॉयशिप मतलब एम्प्लॉयज का इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है, मुझे ग्रुप वेयर करना है मतलब टीम बनाना है, टीम का कॉन्सेप्ट चलाना है, उसके साथ साथ मेजरमेंट, आई नीड टू मेजर माई प्रोसेसेस, आई नीड टू मेजर द एक्टिविटीज दैट आई एम गोइंग। वाई, बिकॉज मुझे इसमें इंप्रूवमेंट लाना है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट लाने का पहली चीज जो है वो है मेजरमेंट। जब तक मेजरमेंट नहीं होता तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद रीटूल, रीटूल मतलब चीजें चेंज कर देना, पहले एक दिशा में हम चल रहे थे अभी दूसरे दिशा में चलना, चीजों को चेंज करना। उसमें 4 चीजें हैं, पहला नेटवर्क, पूरा नेटवर्क रीटूल कर दो, मतलब पहले जिस तरीके से कम्युनिकेशन होता था, काम होता था, वो पूरी स्टाइल चेंज कर दो। दूसरा इंट्रानेट, जब मैं इंट्रानेट की बात करता हूं इसका मतलब क्या हो जाता है, जो अंदर के लोग हैं आपस में बात करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, चीजों को करते हैं उनके बारे में। एक्स्ट्रानेट बाहर के कम्युनिकेशन नेटवर्क। और वर्क फ्लो, कौन सा काम पहले कौन सा काम बाद में, कैसा कोऑर्डिनेशन चलेगा, एक्टिविटी फ्लो, उनकी बात हो रही है। एंड लास्टली रीऑर्केस्ट्रेट, रीऑर्केस्ट्रेट मतलब क्या, वही चीज करना है अलग तरीके से करना है। क्या क्या है, रीऑर्केस्ट्रेट टू सिंक्रोनाइज प्रोसेस, आईटी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। रीऑर्केस्ट्रेट चेंज, तरीका चेंज क्यों करना है, बिकॉज पहले वाले तरीके में चीजें कोऑर्डिनेट नहीं होती थी, सिंक्रोनाइज नहीं होती थी। कौन सी चीजें, जो प्रोसेस है आईटी के थ्रू बनाया हुआ और ह्यूमन उसमें यूज हो रहा है। बीपीआर के 3 R, नॉट दैट इंपॉर्टेंट बट हाँ मतलब थोड़ा सा रिलीवेंट है जो हमने पढ़ा है उसके, एक बार देख लीजिए। आगे बढ़ता है, तुरंत तुरंत से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यस आगे बढ़ूं। चलो आइए अगले पॉइंट पे जाते हैं। अगला पॉइंट देखिएगा, वर्ल्ड में चेंज कैसे आता है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं अभी सिनेरियो को, आप इसको रीड करेंगे पहले, फिर इसको शॉर्ट में डिस्कस करूंगा, आगे बढ़ूंगा। ये एग्जाम्पल टाइप ऑफ की चीज दी हुई है। पहले बीपीआर के पहले लोग काम कैसे करते हैं,
बीपीआर के बाद लोग काम कैसे करते हैं। आप पहले रीड करिए और फिर मैं इसको आपके साथ शॉर्ट में डिस्कस करता हूं। कमॉन जल्दी से। अच्छा, जो लोग ऑनलाइन में जुड़ गए हो, मुझे एक बात बताओ, कॉस्टिंग एफएम जो है ये कल खत्म हो जाएगा या और एक लेक्चर सर को लगने वाला है परसों? कल खत्म होगा या परसों खत्म होगा? चलिए, रीड कर रहे हो क्या? जल्दी से करो, बताओ क्या डिफरेंस लग रहा है। ओके ओके ठीक है, कॉस्टिंग का आइडिया आ गया आप जो मुझे बोल रहे हो। ठीक है ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान देना, पहले अगर आप फंक्शनल डिपार्टमेंट पे फोकस कर रहे हो कि यार ये डिपार्टमेंट ऐसा है तो इसका फंक्शन ये है, ये डिपार्टमेंट अलग, इसके लोग अलग। बीपीआर के बाद आप क्या करते हो, आप प्रोसेस के हिसाब से, ये प्रोसेस है ना इसके हिसाब से काम चलेगा, ये प्रोसेस है ना इसके हिसाब से, तो प्रोसेस वाइज चीजों को चेंज करते हो। पहले आप छोटे छोटे टास्क लोगों को देते थे, अभी आप टास्क के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे हो। आप टास्क कितना भी छोटा बड़ा दो, आप एम्प्लॉय को पुश एम्पावर करने के लिए फोकस कर रहे हो। पहले लोग कंट्रोल्ड थे, जो मैनेजर बोलेंगे वही करते थे, अभी ऐसा नहीं है। अभी जो भी है मॉडर्न चल रहा है, तो जो मॉडर्न चीजें आज चल रही है जिसको हम बोलते हैं ना मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग, मॉडर्न वे ऑफ वर्किंग नहीं है, वो बीपीआर है। बिकॉज आज बीपीआर हर जगह आ चुका है, हमने हर चीज को रेडिकली चेंज कर दिया, काम करने का तरीका चेंज कर दिया है। तो अगर आपने सब चीजें पढ़ी होंगी, सभी वैसे ही एग्जाम्पल है। तो सर एग्जाम में इसमें से एमसीक्यू आ सकता है, सर एग्जाम में इसमें से मुझे शॉर्ट नोट दिया जाएगा कि लिखने को, दो तीन पॉइंट्स आप लिख सकते हो, उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए, मेथोडोलॉजी ऑफ बीपीआर प्रोजेक्ट, उसका टेक्निक क्या है, कैसे है, हमने इसको पढ़ा, जस्ट पढ़ा अपन ने इसको, वो ऊपर गोल चार्ट में, याद है क्या? ठीक है, क्या क्या करना जरूरी है? पहले तो आपको प्रोसेस सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिनको रीडिजाइन करना है। उसके बाद जो नए प्रोसेस है उसको आप ऑप्टिमाइज करिए ताकि एफिशिएंसी बढ़ जाए। उसके बाद आप टीम बनाइए एम्प्लॉयज की जो ये प्रोसेस पे ध्यान देंगे, हर टीम में आप चीजों को अलाइन करिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट करिए कि आपने किसको क्या करने के लिए कहा है, आप चेंजेस किस तरीके से ला रहे हो। रेस्पॉन्सिबिलिटी डालिए ताकि अकाउंटेबिलिटी रह जाए, अकाउंटेबिलिटी रहना जरूरी है यहाँ पे। आईटी यूज करिए, ऑटोमेटिक प्रोसेसेस यूजिंग आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जितना हो सके ये अभी के हिसाब से ट्रेन करना है लोगों को, जो चेंजेस आपने लाए हैं उन्होंने भी वो यूज करने चाहिए। और रीडिजाइन जो चीजें की हुई है ना, इनको ऑर्गेनाइजेशन के खांचे में बिठा दो। तो अगर मुझे बीपीआर लेना है तो मुझे ये एक्शंस लेने पड़ेंगे फॉर इंप्लीमेंटिंग बीपीआर। आपके सामने है, एक बार गो थ्रू करेंगे। इजी है क्या चैप्टर? अपार्ट फ्रॉम प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी वगैरह अगर देखा जाए, वो इजी था बट लेंदी था थोड़ा सा।
सर ये थोड़ा इजी लग रहा है कंपेयर टू अदर चैप्टर्स, क्या बात है? यस, लेट्स गो अहेड। ये इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है, इसके लिए पढ़ने दे रहा हूँ, हर चीज पढ़ने नहीं दे रहा हूँ। जहां मुझे लगता है आपने पढ़ना ही चाहिए और आप शायद बाद में नहीं पढ़ोगे, उसी को रीड करने दे रहा हूँ। चलिए एक और पार्ट कंप्लीट करते हैं। बीपीआर के अंदर में जो बीपीआर का मेथोडोलॉजी है, इसको हम लगभग 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेजेस में इंप्लीमेंट करते हैं। सी कॉन्सेप्ट एक ही है, वो जो चार्ट था ना, अपन ने जो गोला देखा था, उस गोले को याद करोगे सब याद आ जाएगा। पहले एनविजन स्टेज, मतलब क्या, हमें आगे देखना है क्या क्या इंप्रूवमेंट करना जरूरी है, उनको आइडेंटिफाई करना है, रिव्यू करना है, एग्जिस्टिंग आइडेंटिफाई करना है। फिर इनिशिएशन में हम टीम बनाते हैं, टीम को टास्क अलॉट करते हैं कि ये चीज हमें करनी है। फिर डायग्नोसिस पे हम डॉक्यूमेंट करते हैं, चीजों को समझते हैं एग्जैक्टली क्या चेंज नहीं करने की जरूरत पड़ेगी। रीडिजाइन, हम एक्चुअली काम करते हैं ऑल्टरनेटिव्स देखने के लिए कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन, हम एक्चुअली क्या करते हैं, चेंजेस को लेकर के आते हैं। और इवेल्युएशन, या इवेल्युएशन में हम क्या करते हैं, न्यू प्रोसेस को हम मॉनिटर करते हैं। बात वही है ना। यहां देखिए, हमने यहां पे जो पढ़ा, ये कॉन्सेप्ट का नाम भी यही था, हमने यहां पे भी यही चीज देखी, हमने यहां पे भी यही चीज देखी, हमने यहां पे भी यही चीज देखी, और हम यहां पे भी यही चीज देख रहे हैं, बस अलग अलग तरीकों से। तो अगर आपको स्टेजेस ऑफ बीपीआर पूछा जाए तो स्टेजेस में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। हाँ, स्टेजेस के नाम आपके कीवर्ड है, उसको वैसा ही लिखना है। क्विकली गिव इट अ रीड, लेट्स गो अहेड। आपके बुक में मार्क वगैरह मत करो कुछ, मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा। लाइव में जो अटेंड कर रहे हो, होने बाद डन बताओ। यस, आगे बढ़े। चल, लेट्स गो। चलिए चलिए, लेट्स गो नाउ। We are moving to the last part of the chapter, that is critical success factors। 10 मिनट लगेंगे। इससे पहले एक पार्ट है जो है कौन से फर्म्स बीपीआर को यूज कर सकते हैं। सर बीपीआर को सब फर्म्स यूज कर सकते हैं, बट इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे अलग से बता के दी हुई है। स्पेसिफिकली ध्यान देना, मिनिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 20 चाहिए और 4 अलग अलग मैनेजमेंट पोजीशन चाहिए। सर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में 10 ही लोग हैं, कुछ मतलब नहीं बीपीआर का। बीपीआर तब इफेक्ट में आता है जब ज्यादा लोग होते हैं, बिकॉज तभी उसके इफेक्ट्स दिखाई देते, तब उसकी जरूरत पड़ती है। मैनेजमेंट में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होना जरूरी है। अगर मैनेज इन्वॉल्व नहीं होना चाहता तो मतलब नहीं है। आईटी जरूरी है, बिना आईटी के आप बीपीआर नहीं कर सकते आज के डेट पे, तो वो भी चाहिए। हालांकि मैन्युफैक्चरिंग, रिटेलर, ट्रेडिंग, सर्विस, सभी टाइप के लोग आ सकते हैं इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट ध्यान देना, नेक्स्ट पॉइंट पे, ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा लगेगा, आपके पास पैसा चाहिए। कस्टमर को अगर लो क्वालिटी मिल रही है, आप बीपीआर के लिए जा सकते हो। आपका ऑपरेशनल कॉस्ट ज्यादा लग रहा है, आप बीपीआर के लिए जा सकते हो। आपके पास बॉटलनेक्स बहुत ज्यादा है, आप बीपीआर के लिए जा सकते हो। आपके मिडिल लेवल मैनेजर्स कम परफॉर्म कर रहे हैं, बीपीआर के लिए जा सकते हो। आपकी रिसोर्सेस प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुए हैं, आप बीपीआर के लिए जा सकते हैं, ठीक है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर इफ बीपीआर इज सपोज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। आइए लेट्स मूव ऑन टू दी लास्ट पॉइंट। ये देखिए, हार्डली 1.5 पेज है। चलो, कोर कंपिटेंसीज एंड क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स। कोर कंपिटेंसी डेवलप करना चाहिए हमें, ये हमने ऊपर पढ़ा था
क्यों डेवलप करना चाहिए कोर कॉम्पिटेंसी एज अ टीम, एज एन ऑर्गेनाइजेशन? बिकॉज बाकी लोग हमें हरा नहीं पाएंगे, हम जीतते जाएंगे आगे। उसके लिए चाहिए हमें एक कॉम्पिटिटिव एज चाहिए, राइट? सो बेसिकली ऐसी कोई चीज आपने करनी है जिसकी वजह से जो आप कर रहे हो वो आप ही कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता, राइट? सो मैं कौन सी चीज को मेरा कोर कॉम्पिटेंसी बोल सकता हूं? कोई ऐसी चीज जो आपके लिए अलग है, डिस्टिंक्टिव एडवांटेज है, जो और कोई कॉपी नहीं कर सकता। पहले तो समझिएगा, कोर कॉम्पिटेंसी इज वेरी लेस। वाई वेरी लेस? रेयर चीजें हैं, आप कर सकते हो और कोई भी कर सकता है, ऐसा ही होगा। रादर ऐसा बहुत कम होगा कि यार 50 लोग हैं, 50 में से एक ऐसी चीज जो एक इंसान कर सकता है, बहुत कम होगा। यूजुअली कॉम्पिटिटिव होती है चीजें। सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू कस्टमर वैल्यू, तो पहले तो अलग है, कोई कॉपी नहीं कर सकता, वैल्यू भी दे रहा है, और यहां से आप बहुत सारे मार्केट को सर्व भी कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ है तो ही हम बोल सकते हैं कि आपने जो किया है, आप कोर कॉम्पिटेंसी अपनी डेवलप कर रहे हैं। ध्यान देना, कोर कॉम्पिटेंसी को डेवलप करने के 3 स्टेजेस है। पहला, आपने स्किल सेट सीखना है, स्किल सेट बढ़ाना है। दूसरा, आपने उसी चीज को कंसिस्टेंटली करना है। क्या बोल रहा हूं मैं? आपने उसी चीज को कंसिस्टेंटली करते रहना है। तो स्किल्स चाहिए, जो भी कर रहे हो कंसिस्टेंटली करना है। और आपने आपके राइवल्स यानी कि आपके कॉम्पिटिटर्स से ज्यादा परफॉर्म करना है आगे। ठीक है, ये हो गया आपका कोर कॉम्पिटेंसी। अब आइए आते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पे। आपको अगर CSF चाहिए, मतलब क्या? आपको क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या चाहिए? पहला, आपके इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, आपका कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, एनवायरमेंट में लोग क्या क्या कर रहे हैं, और कुछ टेम्पररी चीजें हमें ये समझनी है। समझना, कंपनी का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कितने सर्विसेज दे पा रहे हो, कितने लोग इन्वॉल्व है, पूरा नेटवर्क क्या है, कम्युनिकेशन कैसे होता है, क्वेरी कैसे सॉल्व होती है, स्ट्रेटेजी या डिसीजन बनाने के लिए लोग कैसे जुड़ते हैं साथ में। उसके बाद कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, मतलब क्या? आप ऐसा कुछ कर दिखाई जो और कोई नहीं कर रहा। हमने पढ़ा ना, आपको ऐसा कुछ करते ही रहना है, कुछ तो भी चीज जो आप कर रहे हो और कोई कर ही नहीं सकता, करने चाह नहीं रहा, कर ही नहीं सकता। ठीक है, एनवायरमेंट के फैक्टर्स, मतलब क्या? जैसे कि रूल्स रेगुलेशंस, गवर्नमेंट, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो एनवायरमेंट में क्या चल रहा है, ये भी हमारे सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड टेम्पोरल चीजें, जैसे कि टेम्पररी चेंजेस, कंपनी का एक पोजीशन में से किसी को निकाल दो, चेंज, सीईओ चेंज कर दो, शायद इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। विजन चेंज कर दो, शायद इंप्रूवमेंट हो जाएंगी। ठीक है, यानी कि अपना इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर, ये तीनों में कुछ चीजें आती है जो मुझे समझनी है। वो समझ के मुझे पता चलेगा कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या है, मेरे कस्टमर्स कौन है, हु आर दे, अभी के, आने वाले फ्यूचर कस्टमर्स। ये तो करंट है, प्रेजेंट है, फ्यूचर। आर देयर एनी मार्केट सेगमेंट्स, मार्केट बढ़ सकता है क्या, कस्टमर हमारे पास से क्यों परचेस करते हैं, वाई अस वाला पॉइंट है ये। ठीक है, वाई दे बाय फ्रॉम आवर कॉम्पिटिटर्स, मुझसे नहीं परचेस करे, कॉम्पिटिटर के पास जा रहे, क्या रीजन है, वो रीजन को समझिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्राइस, सर्विस, रिलायबिलिटी, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन, ब्रांडिंग, इनकी रीजन हो सकती है। नेक्स्ट, मेरे मेन कॉम्पिटिटर्स कौन है, मेजर वाले, जो मेरा मार्केट शेयर खा रहे हैं। कंपटीशन कितना डीप है, कितना इंटेंस है, मुझे मार्केट में अचीव करने के लिए कम से कम मैंडेटरी क्या करना चाहिए, ऑप्शनल नहीं, मैंडेटरीली क्या क्या करना चाहिए। उसके अंदर में कॉस्ट, प्राइस, क्वालिटी, मार्केट, सर्विस, ये सभी चीजें आ सकती है। लास्टली, कॉर्पोरेशन की अगर मैं बात करूं, हमारे की रिसोर्सेस क्या है जिन पे हम डिपेंड हो सकते हैं। वॉट दे डू टू डिलीवर, मतलब क्या करते हैं हम, ऐसा क्या करना कि हम टाइमली कमिटमेंट कर सके। हाउ डज द कंपनी कंपेयर कॉस्ट, टेक्नोलॉजी, स्किल्स एक्सेट्रा। ये अकाउंट फॉर कैसे करते हैं हम चीजों को, अकाउंट फॉर कैसे करते हैं हम। मैं चाहता हूं ये पॉइंट्स आप यहीं अभी रीड करें, जल्दी कमन, यहीं अभी रीड करें। होने बाद बताओ।
अरे मुझे बताओ कल रात सर इसी समय पे, मतलब कौन से समय पे क्लास लेने वाले हैं? तो उनका दोपहर का स्लॉट होता है 2 to 5 वाला, उसमें वो क्लास लेने वाले हैं क्या कल? आफ्टरनून वाले स्लॉट में 2 to 5 में विल ही बी टेकिंग द क्लास? बताना जरा। 2:30 बोला है क्या? ओके ठीक है। चलेगा। तो 12 to 2 लेगा अपन क्लास, 12 to 2 क्लास लेके अपन 12 से 2 बजे तक क्लास लिया जाए कल। 12 to 2। 12 to 2 क्लास लिया जाए कल। सर ये मार्केट स्ट्रेटेजी जैसा लग रहा है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, हाँ लगभग वैसा ही होता है, बिकॉज मार्केटिंग इज व्हाट डिफरेंशिएट्स यू, तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इज व्हाट दे दैट इज गेटिंग डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है। कल हम 12 PM to 2 PM मिलने वाले हैं, 12 से 2 बजे तक कल। ठीक है। टुमारो वील कंप्लीट वन टॉपिक एंड आई ट्राई टू कंप्लीट अनदर टॉपिक ऑल्सो टुमारो इन द इवनिंग। बस कल 8 से 10 मेरा एक क्लास है, तो वो स्लॉट नहीं जमेगा, शायद 10 से 12 में करेंगे। शाम में 6 बजे देखते हैं, 6 बजे अपना अनाउंसमेंट है ना एक इंटर का, तो वहां भी आधा घंटा वगैरह जा सकता है। ठीक है, आई लेट यू नो। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।